इंडिया अनेक कल्चर्स और लैंग्वेजेस की धरती हमेशा से एक इनविजिबल थ्रेड से जुड़ी रही है। नेशनलिज्म का स्पिरिट, ये स्पिरिट जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है, हमारे दिलों में बस गया है। दिस फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग, ऑफ बीइंग वन नेशन, यही तो हमें एक करता है। ये एक ऐसा एहसास है जो हमें अपने देश के प्रति गर्व महसूस कराता है और हमें एक दूसरे के साथ खड़ा रहने की शक्ति देता है। ये वो प्राइड है जो हमें अपने हेरिटेज में महसूस होता है, वो सैक्रिफाइसेस जो हमारे फोरफादर्स ने दिए। उन्होंने अपनी जानों की परवाह किए बिना हमारे लिए एक आजाद भारत का सपना देखा और उसके लिए लड़ते रहे। दिस स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म ने इंडिया के आजादी की लड़ाई में एक पिवटल रोल निभाया। ये एक ऐसी शक्ति थी जो हर भारतीय के दिल में बस गई थी और उन्हें एक नई सुबह के लिए लड़ने का हौसला दिया। सदियों तक इंडिया पे फॉरेन पावर्स का राज रहा। हर एक इन्वेडर ने अपने तरीके से इस देश को लूटने की कोशिश की, लेकिन भारत की आत्मा कभी नहीं झुकी। द ब्रिटिश राज अपनी एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज के साथ इंडिया का वेल्थ लूट कर ले गया और इसके लोगों को दबाया। उन्होंने हमारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया और हमें गरीबी और भूखमरी में धकेल दिया। हाउएवर, आजादी की चाहत इंडियंस के दिलों में तेज रोशनी की तरह जलती रही। ये एक ऐसी रोशनी थी जो कभी नहीं बुझी और हर भारतीय के दिल में एक नई सुबह की उम्मीद जगती रही। ये डिजायर स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म से भदकती हुई जल्द ही एक ऐसी आग को इग्नाइट करने वाली थी जो कॉलोनियलिज्म की चेन्स को जला कर राख कर देगी। ये आग हर भारतीय के दिल में जल रही थी और उन्हें एक आजाद भारत का सपना दिखाती थी। द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरीज में इंडियन नेशनलिज्म का जम हुआ। ये एक ऐसा समय था जब भारतीय लोग अपने हक के लिए लड़ने लगे और उन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ अपनी आवाज उठानी शुरू की। द एजुकेटेड एलीट, जिन्हें वेस्टर्न आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन का पता चला, उन्होंने ब्रिटिश रूल पे सवाल उठाने शुरू कर दिए। उन्होंने अपने देश के लिए एक नई सोच को जन्म दिया और लोगों को अपने हक के लिए लड़ने का हौसला दिया। दादा भाई नावरोजी, गोपाल कृष्णा गोखले और फिरोजेशाह मेहता जैसे लीडर्स ने नेशनलिस्ट मूवमेंट की नींव रखी। उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जानों की परवाह किए बिना एक नई सुबह का सपना देखा। उन्होंने गवर्नमेंट में इंडियंस की ज्यादा पार्टिसिपेशन के लिए आवाज उठाई और इंडिया के इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के बारे में अवेयरनेस फैलाई। उन्होंने लोगों को अपने हक के लिए लड़ने का हौसला दिया और उन्हें एक नई सोच दी। ये अर्ली नेशनलिस्ट्स अपनी राइटिंग्स और स्पीचेस के थ्रू लैक्स ऑफ इंडियंस के दिलों में देशभक्ति की मशाल जला दी। उन्होंने अपने शब्दों के जरिए लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जगाई और उन्हें एक नई सुबह का सपना दिखाया। उन्होंने सेल्फ रिलायंस का रास्ता दिखाया और एक फ्री इंडिया की होप जगाई। उन्होंने लोगों को अपने पैरों पे खड़ा होने का हौसला दिया और उन्हें एक आजाद भारत का सपना दिखाया। द स्टेज वॉज सेट फॉर अ मैस मूवमेंट, एक ऐसा मूवमेंट जो पूरे देश को आजादी की लड़ाई में एक कर देगा। ये एक ऐसा समय था जब हर भारतीय के दिल में एक नई उम्मीद जागी थी और उन्होंने अपने देश के लिए लड़ने का हौसला पाया। The First World War from 1914 to 1918 was a global conflict that reshaped the world in many ways. इंडिया की आजादी की लड़ाई में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ये युद्ध ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नया दिशा दिया। ब्रिटेन एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ था और अपने कॉलोनीज, इंक्लूडिंग इंडिया, से सपोर्ट चाहता था। ब्रिटिश एम्पायर ने अपने कॉलोनीज से मैन पावर और रिसोर्सेज की मांग की। इंडियंस ने लॉयल्टी के साथ जवाब दिया, वॉर एफर्ट में अपने जवान्स और रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट किए। लगभग 1.3 मिलियन इंडियन सोल्जर्स ने ब्रिटिश आर्मी के लिए लड़ाई की। उनका मानना था कि उनके कंट्रीब्यूशन का रिवॉर्ड उन्हें ग्रेटर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के रूप में मिलेगा। इंडियन लीडर्स ने सोचा कि युद्ध के बाद उन्हें स्वराज मिलेगा। हाउएवर, वॉर खत्म होने पर डिसइल्यूजनमेंट ही हाथ लगा। ब्रिटिश ने अपने वादों को पूरा नहीं किया और इंडियंस को निराशा हुई। द एक्सपेक्टेड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स मटेरियलाइज नहीं हुए और इंडिया ब्रिटिश रूल की गिरफ्त में ही रहा। स्वराज का सपना अधूरा रह गया। द वॉर ने ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का असली चेहरा बेनकाब कर दिया था। बेनेवलेंस के किसी भी इल्यूजन को तोड़कर ब्रिटिश के प्रति भरोसा टूट गया। इंडियन सोल्जर्स के सैक्रिफाइसेस
और पब्लिक को झेलने वाली इकोनॉमिक हार्डशिप्स ने ब्रिटिश के खिलाफ रिजेंटमेंट और एंगर को और बढ़ा दिया। युद्ध के दौरान भारत में इकोनॉमिक कंडीशंस और भी खराब हो गई। द वॉर ईयर्स ने इंडिया में सिग्निफिकेंट सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस भी देखे। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन भारत में देखने को मिले। प्राइसेस में इजाफा और हेवी टैक्सेशन के कारण वाइड स्प्रेड हार्डशिप हुई, खासकर फार्मर्स के बीच। कृषि और व्यापार दोनों ही प्रभावित हुए। द वॉर ने नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स के फ्लरिश होने के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड तैयार कर दिया था। राष्ट्रवाद के विचार और भी मजबूत हो गए। द स्टेज वॉज सेट फॉर अ न्यू फेज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, एक ऐसा फेज जो मास मोबिलाइजेशन और नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस से भरा होगा। भारत में एक नए आंदोलन का जन्म हुआ। महात्मा गांधी का 1915 में इंडिया वापस आना इस स्ट्रगल में एक वाटरशेड मोमेंट साबित होगा। उनका आगमन एक नए युग का प्रारंभ था। उनकी लीडरशिप ने इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट को ट्रांसफॉर्म कर दिया, इसे एक ट्रूली मास मूवमेंट बना दिया। गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से आंदोलन को नए ऊंचाइयों तक पहुंचाया। द ईयर 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी का इंडियन लैंड पर आगमन हुआ। यह मोमेंट इंडियन हिस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि गांधी अपने साथ एक नई सोच और एक नए एनर्जी लेकर आए थे। साउथ अफ्रीका में एक सक्सेसफुल सत्याग्रह मूवमेंट लीड करने के बाद गांधी अपने होमलैंड वापस आए, अपने साथ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस की एक यूनिक फिलॉसफी लेकर। उन्होंने वहां के इनजस्टिसेस के खिलाफ लड़ते हुए अपने मेथड्स को रिफाइन किया था, जो अब भारत में ब्रिटिश रूल के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले थे। उन्होंने जल्दी ही देश की नादी पहचान ली, ब्रिटिश रूल के खिलाफ डीप सीटेड रिजेंटमेंट को समझा। गांधी ने अपने इनिशियल डेज में भारत के रूरल एरियाज का दौरा किया, वहां के लोगों से मिलकर उनकी प्रॉब्लम्स को समझा और उनके दुख दर्द को अपना बनाया। गांधी जी का सत्याग्रह ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का मैसेज मासेस के साथ रेजोनेट हुआ। उन्होंने लोगों को समझाया कि बिना हिंसा के भी अपने अधिकारों के लिए लड़ा जा सकता है, और ये बात लोगों के दिलों में उतर गई। उन्होंने इंडियंस को ब्रिटिश रूल का विरोध करने के लिए नॉन कोऑपरेशन के थ्रू ब्रिटिश गुड्स और इंस्टीट्यूशंस का बॉयकॉट करने का आह्वान किया। ये एक ऐसा मूवमेंट था जो हर आम आदमी को आसानी से समझ में आता था और जिसमें हर कोई अपना योगदान दे सकता था। ये था गांधी जी के मास मोबिलाइजेशन ऑफ द इंडियन पॉपुलेस की शुरुआत, जिससे फ्रीडम स्ट्रगल एक ऐसे मूवमेंट में ट्रांसफॉर्म हो गया जिसमें सोसाइटी के सारे सेक्शंस शामिल थे। हर व्यक्ति, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो या शहर का व्यापारी, सभी इस मूवमेंट का हिस्सा बन गए। द ईयर 1919 में रोलेट एक्ट इनैक्ट हुआ, एक ड्रैकोनियन लॉ जिसने सिविल लिबर्टीज को और कम कर दिया। ये एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को और ज्यादा पावर देता था, जिससे उन्होंने अपने रूल को और भी ऑप्रेसिव बना दिया। ये एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसी भी सस्पेक्टेड पर्सन को बिना ट्रायल के जेल में डालने की पावर देता था। इसने लोगों के बेसिक ह्यूमन राइट्स को भी छीन लिया और इससे लोगों में गुस्सा और बढ़ गया। दिस एक्ट ऑफ ऑपरेशन ने प्योर इंडिया में आउटरेज फेर दिया, डिसकंटेंटमेंट की आग को और बढ़ाया। हर शहर और गांव में लोग इस एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे और ये प्रोटेस्ट्स धीरे धीरे एक नेशनल मूवमेंट का रूप लेने लगे। द जलियनवाला बाग मैसेकर, एक हॉरिफिक इवेंट जो अप्रैल 13, 1919 को हुआ, ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये एक ऐसा इंसिडेंट था जो हर भारतीय के दिल में ब्रिटिश रूल के खिलाफ नफरत को और गहरा कर गया। ब्रिटिश ट्रूप्स ने अमृतसर, पंजाब में अनआर्म्ड सिविलियंस की एक पीसफुल गैदरिंग पे गोलियां चला दी, जिससे सदकों लोग मरे गए। ये एक प्लान्ड अटैक था जिसमें लोगों को बिना किसी वार्निंग के घेर लिया गया और उन पे अंधाधुंध फायरिंग की गई। दिस एक्ट ऑफ ब्रूटैलिटी ने ब्रिटिश रूल का असली चेहरा दिखा दिया, लाख्स के दिलों में आजादी का रेजोल्यूशन और मजबूत कर दिया। लोगों ने देखा कि ब्रिटिश रूल कितना क्रूअल और अनजस्ट हो सकता है, और इसने उन्हें और भी डिटरमिन्ड बना दिया अपनी आजादी के लिए लड़ने के लिए। द मैसेकर एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिससे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में एक मोर असर्टिव फेज की शुरुआत हुई। लीडर्स ने अब और भी अग्रेसिव स्ट्रैटेजीज अपनाने का फैसला किया और ये मूवमेंट धीरे धीरे अपने फाइनल गोल की तरफ बढ़ने लगा। द खिलाफत मूवमेंट
1919 में उभर कर आया, जिससे बढ़ते हुए इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट को एक नई पहचान मिली। इस मूवमेंट का एम ऑटोमन कैलिफेट को प्रोटेक्ट करना था, जिसको मुस्लिम वर्ल्ड का स्पिरिचुअल हेड माना जाता था और जिसको वर्ल्ड वॉर वन के बाद विक्टोरियस यूरोपियन पावर्स से खतरा था। इंडियन मुस्लिम्स कैलिफेट के फेट को लेकर डीपली कंसर्न्ड ने सॉलिडारिटी में एक मूवमेंट लॉन्च किया। गांधी जी ने इस मूवमेंट की पोटेंशियल को पहचाना, जिससे इंडियन इंडिपेंडेंस का कॉज और मजबूत हो सकता था, और इसलिए उन्होंने अपना सपोर्ट दिया। उन्होंने इस मूवमेंट में हिंदू मुस्लिम डिवाइड को खत्म करने और ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक यूनाइटेड फ्रंट बनाने का मौका देखा। द खिलाफत मूवमेंट इस तरह इंडियन नेशनलिस्ट स्ट्रगल के साथ जुड़ गया। इस पीरियड में रिमार्केबल हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिली। दोनों कम्युनिटीज के लीडर्स ने एक प्लेटफॉर्म शेयर किया, लोगों से आह्वान किया कि वो अपने कॉमन ऑप्रेसर के खिलाफ एकजुट हो जाएं। द खिलाफत मूवमेंट ने यूनिटी की पावर को दिखाया और नेशनलिज्म की यूनिफाइंग फोर्स का एक टेस्टामेंट बना। हाउएवर, ये मूवमेंट इवेंचुअली मोमेंटम खो गया था ड्यू टू फैक्टर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। टर्की में 1924 में मुस्तफा केमाल अतातुर्क द्वारा कैलिफेट को अबॉलिश करने ने मूवमेंट को एक बड़ा झटका दिया। डिस्पाइट इट्स इवेंचुअल डिक्लाइन, द खिलाफत मूवमेंट ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ावा देने और इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट को और मजबूत करने में एक सिग्निफिकेंट रोल निभाया।